हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपसे कहा था कि 20 तारीख से आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आज आपकी ऑनलाइन क्लास का ये पहला दिन है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें क्लास 9th की साइंस। क्लास 9th का जो साइंस का सेशन है वो हम शुरू करेंगे। ये आपके सामने सिलेबस दिया गया है क्लास 9th का। इस सिलेबस को एक बार देख लेंगे। इसमें 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं। एक तो आपका दिया गया है इसमें रसायन विज्ञान, दूसरा इसमें दिया गया है आपका जीव विज्ञान। हाँ, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जो 9th में है उन दोनों का सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे आपका दिया गया है और जो भौतिक विज्ञान है वो इन दोनों की बात करवाया जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ इसका सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर जो आपका है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस फर्स्ट चैप्टर में हमें देखिए क्या पढ़ना है। जो आप प्रकृति में आपको जो भी पदार्थ दिखाई देते हैं, ठीक है, किस अवस्था में है, कौन कौन से पदार्थ हैं, अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, किस किस रूप में पाई जाती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम इसमें फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड आपका चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो हम देखेंगे कि प्रकृति में जो पदार्थ होते हैं किस रूप में पाए जाते हैं। शुद्ध अवस्थाएं पाई जाती हैं, अशुद्ध अवस्था में, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था में, कौन कौन सी इसमें अशुद्धियाँ होती हैं या किन किन विधियों के द्वारा अशुद्धियों को अलग किया जा सकता है। ये सब पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 में। तीसरा जो आपका चैप्टर है अणु तथा परमाणु। तो हमें देखना है कि पदार्थ जो होते हैं उसका सबसे छोटा जो कण होता है वो मिलता है अणु, और अणु भी जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे हम बोलते हैं परमाणु। यानी परमाणु तत्व का सबसे छोटा क्या है, कण है। अब हमें परमाणु अणु के बारे में पढ़ना है और इसके जो सिद्धांत हैं, इसकी खोज कैसे हुई थी परमाणु या अणु की, वो भी हम क्या करेंगे थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना। तो परमाणु के बारे में निश्चित हो गया कि तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु है। तो फिर इसके बारे में ये परमाणु के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपने मॉडल देना शुरू कर दिए। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, परमाणु संरचना में अलग अलग प्रकार के मॉडल पढ़ना है जो दिए गए हैं वैज्ञानिकों द्वारा। अब इस प्रकार से आपके 4 चैप्टर जो आपके हैं, यानी ये किसके दिए गए हैं, ये आपके दिए गए हैं केमिस्ट्री यानी किसकी, रसायन विज्ञान के। इसके बाद हम देखेंगे आगे के जो चैप्टर हैं जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। यानी आपको बता दिया जाए कि प्रत्येक जीव, प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक जीव, चाहे पेड़ पौधों में ले लें हम या फिर कोई जंतु जीव जंतु वगैरह ले लें, उन सबका शरीर जिस छोटी से छोटी संरचना से मिलकर बना होता है उसे हम कहते हैं क्या, कोशिका। तो यहाँ पे दिया गया है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के अंदर जो और छोटे छोटे अंग उपस्थित होंगे हम कोशिकांग कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी काय, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन सब के बारे में पढ़ेंगे किसमें, इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ऊतक। तो ऊतक क्या होता है, ऊतक समान प्रकार की कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य लगभग कैसे होते हैं, समान होते हैं, वो ऊतक कहलाते हैं। इस तरीके से ऊतक की संरचना, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, शरीर में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में कौन से ऊतक होते हैं, जंतुओं में कौन से ऊतक होते हैं, ये सही पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 6 में। इसके बाद जीवों में विविधता। विविधता का मतलब क्या होता है, प्रकृति आपके सामने अनेक सारे जीव हैं, एक ही वातावरण में रहते हैं, फिर भी उनमें क्या होती है, अलग अलग विभिन्नताएं रहती हैं, अलग अलग अंतर रहते हैं। कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि एक ही माता पिता की 2 संतानें कभी भी एक सी नहीं होती, इसे क्या बोलेंगे, जैव विविधता। दूसरा हम बोल सकते हैं कि एक निश्चित स्थान है, वहाँ पे कई सारी वनस्पतियां उगाती हैं, वातावरण एक है लेकिन अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां जिनकी गुण संरचना बिल्कुल दूसरे से क्या है, भिन्न है। फिर ऐसे कुछ जीव जंतु भी हो जाते हैं, तो वो सब किसके अंदर पढ़ेंगे, जीव विविधता में, जीवों में विविधता। हम बीमार क्यों होते हैं, देखिए हम बीमार क्यों होते हैं आपका चैप्टर है। इसमें हम पढ़ना है कि विभिन्न कई सारी डिसीज हैं, ठीक है, उनके होने के क्या कारण हैं, किस कारण हो जाते हैं। वैसे आप लोग जानते हैं कि बीमार होने का मुख्य कारण क्या होता है, कोई बाहर से कोई पदार्थ आपके शरीर में इंजेक्ट कर जाए या फिर आपके शरीर जो आपका है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम या कह सकते हैं प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाए, कमजोर हो जाए। जी हाँ, अगर प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है तो धीरे धीरे हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा का मतलब होता है वे सभी पदार्थ जो हमें प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिल जाती हैं या जिनका हम प्रकृति द्वारा लेकर क्या करते हैं, जीवन में प्रयोग करते हैं। कैसे, बालू, कंकड़, पत्थर, यानी प्रकृति में उपस्थित सभी चीजें जिनका हम उपयोग करते हैं वो किसमें आएंगी, प्राकृतिक संपदा में। जैसे हम ले सकते हैं आपका पेड़ पौधे, ठीक है, वायु, जल, ठीक है, और धातुएं वगैरह, कई सारे खनिज वगैरह, ये सब क्या है, प्राकृतिक संपदा है। लास्ट बायो का चैप्टर पर है खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधन क्या है, जो फसल है, ठीक है, जैसे अंडा, मांस, दूध, दही और आपकी फसलें वगैरह, गेहूं, अनाज, धान, ये सब क्या है, खाद्य संसाधन कहलाते हैं। और तो इनकी उत्पादक क्षमता में सुधार करना, किस तरीके से इनमें सुधार किया जा सकता है या कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ये सब पढ़ेंगे आपके इस चैप्टर में। यानी आप ये समझ लीजिए कि आपका बायो के यहाँ पे मुख्य चैप्टर है वो आपका जीवन की मौलिक इकाई और ऊतक है या जीवन विविधता। इसके बाद यहाँ देखेंगे 2 चैप्टर आपके प्राकृतिक संपदा और खाद्य संसाधन किससे, एनवायरमेंट से। लेकिन फिर भी हम इनको सभी एक ही सब्जेक्ट बनाएंगे। कौन सा मान लीजिए यहाँ से, बायोलॉजी। तो यानी आपका यहाँ से मैंने देख लिया है कि 2 सब्जेक्ट हो चुके हैं,
केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके बारे में पढ़ना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, अभी काफ़ी हद तक हो गया है डिस्कशन, आगे बढ़ेंगे। पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हम देखेंगे क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। तो अब इसमें हम थोड़ा पढ़ लेंगे पदार्थ क्या है, इसको भी समझना हमें। दूसरा हम एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताने वाले, रसायन विज्ञान आप पढ़ने वाले हो पहले, रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, क्या है रसायन विज्ञान, आखिर क्यों इसका अध्ययन करते हैं, क्या है, किसने इसके बारे में अध्ययन करने के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी दी, सब कुछ हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे शॉर्ट में। रसायन विज्ञान, देखिए आपको पता है विज्ञान जो है, विज्ञान के बारे में सब लोग जानते हैं, किसी वस्तु के बारे में तो क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को कहते हैं हम क्या, विज्ञान। अब यहाँ हमें देखना है विज्ञान को हमने क्या कर दिया अपने अध्ययन की सुविधा के लिए, ताकि हमें किसी भी चीज़ का अध्ययन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए 3 भागों में बांट लिया। नंबर 1 है आपका भौतिक विज्ञान, नंबर 1 क्या है, भौतिक विज्ञान। नंबर 2 है आपका रसायन विज्ञान, और नंबर 3 है आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब हमें यहाँ पे देखना है, हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, चाहे तो हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हैं इसको। रसायन विज्ञान को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आपका हो सकता है कार्बनिक रसायन, ये मुख्य 2 भाग हैं, ठीक है, ये कार्बनिक रसायन, और दूसरा आपका हो सकता है इसका अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन दूसरा हो जाएगा अकार्बनिक रसायन। इसी प्रकार हम जीव विज्ञान को ही चाहें 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 आपका हो जाएगा जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और दूसरा हो जाएगा आपका वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इस तरीके से आपने समझ लिया कि विज्ञान को की जो 3 शाखा हैं कौन कौन सी हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। हमें किसके बारे में पढ़ना है, पहले रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान में कितने प्रकार की होती है, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। अब हम पढ़ेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है। तो देखिए रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है कि विज्ञान की वह शाखा, ये तो आपने देख लिया क्या है, विज्ञान की शाखा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन और संरचना, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के, जिसके अंदर पदार्थों की गुण, संगठन, संरचना, जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन, उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। देखिए एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए, रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की गुण, संगठन, संरचना। देखिए गुण क्या है, किस प्रकार का पदार्थ है, आपके कौन कौन सी उसके अंदर गुण है, ये देखना है हमें। संगठन का मतलब होता है किन किन और छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर वो बना है, इसका संगठन देखेंगे। संरचना क्या है, किस तरीके की है, संरचना देखेंगे। और उसमें होने वाले परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब होता है जब इस पदार्थ को हम किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कराते हैं इस पदार्थ की, तो क्या परिवर्तन होता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वो आपको कहलाती है क्या, रसायन विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान। अब हम देखने वाले हैं रसायन विज्ञान में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, रसायन विज्ञान के जनक, ठीक है। तो हम देखेंगे रसायन विज्ञान का जनक कौन है। इसके जनक हैं आपके लेवोशियर। हाँ, लेवोशियर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले रसायन विज्ञान के बारे में बताया था।
इसीलिए रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको, लैवोसियर को। अब हम देखने वाले हैं जो आपका फर्स्ट चैप्टर का है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले ये जरूरी है आपके लिए, आपने जान लिया रसायन विज्ञान क्या है। अब हम जानेंगे जब पदार्थ पढ़ना है तो पहले हम यही जान लें कि पदार्थ आखिर क्या है। ठीक है, तो पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ये आपका मैटर या फिर पदार्थ। इसमें देखिए पदार्थ क्या है, देखिए प्रकृति में उपस्थित कोई भी वह वस्तु, जिसमें क्या होता है, प्रकृति में उपस्थित कोई भी वस्तु जिसमें एक निश्चित द्रव्यमान होता है और क्या करती है, वो स्थान घेरती है। जैसे आपने देख लिया, मान लीजिए हमने कोई बुक ली, ठीक है, बुक ले सकते हैं, या मान लीजिए छोटी सी कोई भी सामान लेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, हम किसी निश्चित स्थान पर रख देंगे। तो वो क्या करेंगे, ये आपका समझ लीजिए एक बॉक्स बना हुआ है इस टेबल पर। तो इसने क्या किया, इस टेबल, यहाँ एक टेबल बना ली छोटी सी, समझने के लिए है, ठीक है। ये आपके बॉक्स रख दिया इस टेबल पर, तो इसने क्या कर लिया, इस स्थान को घेर लिया, ठीक है। दूसरा इसका क्या होगा, एक निश्चित द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ 100 ग्राम 50 ग्राम कुछ भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं प्रकृति में उपस्थित कोई भी वह चीज जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है तथा जो क्या करती है, स्थान घेरती है, तथा जिसमें आयतन होता है, वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। और आपके समझने के लिए सीधा सीधा है कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु क्या है, पदार्थ है, ठीक है। जो भी आपको अपनी आंखों से दिखाई देता है वो सब क्या है, पदार्थ है। केवल किसको, प्रकाश को छोड़कर, प्रकाश आपका पदार्थ नहीं है। तो आपको याद रखना है पदार्थ क्या है, प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक वह वस्तु, प्रकृति में उपस्थित वह प्रत्येक वस्तु, प्रकृति में उपस्थित वह प्रत्येक वस्तु जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है। प्रकृति में उपस्थित वह प्रत्येक वस्तु, प्रकृति में उपस्थित वह प्रत्येक वस्तु जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है, क्या कहलाती है, पदार्थ। से मिलकर बनी होती है, यानी प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। पदार्थ किसी भी रूप में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, यानी ये सब क्या है, पदार्थ की अवस्था है। तो आपने पढ़ लिया पदार्थ क्या है, प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है तथा जो क्या करती है, स्थान घेरती है, अर्थात इसमें क्या है, आयतन होता है। इसका मतलब वस्तु किससे मिलकर बनी है, पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो हम देखेंगे पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्था है, तो आपको बता दें पदार्थ की मुख्य अवस्था जो है आपकी, वो 3 अवस्था है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। नंबर 1 है ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। दूसरा है आपका द्रव अवस्था। तीसरा है आपका गैस अवस्था। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन अवस्थाओं के अतिरिक्त 2 अन्य अवस्थाएं भी हैं, जिसे नंबर 1 है आपका, चलो नंबर 4 है, सॉरी, बोस। नंबर 4 प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था। और नंबर 5 है आपका बोस आइंस्टीन या बोस आइंस्टाइन लिखा रहता है कहीं कहीं, एक ही चीज है, बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, प्लाज्मा अवस्था। दूसरा है नंबर 1 बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब हमें देखना है, ये 5 अवस्थाएं हो गई हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 3 मुख्य अवस्थाएं होती है, 2 क्या है, अतिरिक्त अवस्थाएं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाओं के लिए कौन सी 2 अवस्थाएं होती हैं, तो आपका सीधा आंसर था प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हम देखेंगे इन अवस्थाओं के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ठोस अवस्था के बारे में। तो ठोस अवस्था में देखेंगे तो आप जानते हैं इसकी पहचान कैसे करोगे। देखिए नंबर 1 इसका पॉइंट रहेगा, ठोस क्या है, प्रकृति में उपस्थित, तो कह सकते हैं पदार्थ की वह अवस्था, ठीक है, प्रकृति में उपस्थित पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार और आयतन क्या रहता है, निश्चित रहता है। ठीक है, आकार और आयतन दोनों निश्चित हो तो वो क्या कहलाती है, आप कौन सी अवस्था, ठोस अवस्था। तो आप सीधे से समझ सकते हो, इसमें
आकार व आयतन। इसमें आकार व आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। इसमें आकार व आयतन निश्चित होता है। दूसरा हम यहाँ समझेंगे, क्या देखेंगे, अब जो ठोस है इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान देखेंगे तो इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, लगभग नगण्य होता है, बहुत कम होता है। आपको याद रखना, देखिए ठोस अवस्था में जो अणु रहेंगे जो पास पास रहेंगे, जिसके कारण उनका आकर्षण बल अधिक होगा और उनका आकार और आयतन कैसा रहता है? निश्चित रहता है। तीसरा पॉइंट हमारा इसमें रहेगा, गर्म करने पर, गर्म करने पर किसी भी ठोस अवस्था में कोई पदार्थ है उसको गर्म करने पर इनमें क्या होता है? प्रसार होता है। किसमें? ठोस में गर्म करने पर क्या होता है? प्रसार होता है। ठीक है। चौथा देखेंगे, इसका घनत्व आपको पता होना चाहिए। घनत्व तो क्या कहलाता है? घनत्व बता दें आपको, एकांक आयतन में किसी पदार्थ की उपस्थित अणुओं की संख्या को उसका घनत्व कहते हैं। तो अगर हम एक निश्चित आयतन लें और उसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों को उसी आयतन के बराबर रखें तो देखेंगे ठोस में अणुओं की संख्या क्या होगी? सबसे अधिक होगी। इन ठोस का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। किससे? ठोस, द्रव और गैस तीनों में क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पांचवा पॉइंट हो चुके हैं। अब हमें इसमें देखना है कि गर्म करने पर प्रसार हो चुका है। देखिए नेक्स्ट इसका पॉइंट रहेगा जो आपका एक गुण है इसका, संपीडितता। संपीडितता का मतलब क्या होता है? कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उस पदार्थ पर बल लगाने पर अगर उसकी आकार या परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, और उस बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में फिर से वापस लौट आता है तो उस गुण को बोलते हैं संपीडितता। लेकिन ठोस अवस्था में किसी भी प्रकार का संपीडितता का गुण नहीं होता है, इसलिए कैसे होते हैं? ये असंपीड होते हैं। कैसे होते हैं? असंपीड होते हैं। मतलब ये है कि इन पर आप बल लगाओगे तो इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर बहुत अधिक बल लगाओगे तो क्या होगा? इनका आकार मतलब बदल जाएगा, टूट जाएंगे। लेकिन इनमें ऐसा नहीं हो सकता कि बल लगाए तो स्थिति बदल जाए और बल हटा लेने पर पुनः स्थिति में वापस लौटा, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। तो ये आपके क्या थे? ठोस के गुण थे। इसको आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, और इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठोस अवस्था आपका कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल आप देखना चाहो तो ठोस अवस्थाएं कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए आपके सामने कई चीजें होती हैं। पत्थर किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। लकड़ी भी आपकी जो होती है ठोस अवस्था में पाई जाती है। कुर्सी, मेज, ये सभी इन सब कौन सी अवस्था में है? ये ठोस अवस्था में है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कांच भी। कांच तो आपका ख्याल किसी द्रव में आएगा, वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हो कोई भी चीज, जैसे कि आपके लिए चलो टेबल हो गया, मेज हो गया, ठीक है, ये सभी किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था में क्या है? इसको कॉपी कर लीजिए, मिटाने वाला हूं मैं। नेक्स्ट आपका है आएगा इसमें द्रव अवस्था। ठीक है, ठोस आपका हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था के गुण क्या रहेंगे? नंबर एक देखिए, द्रव अवस्था जो है पदार्थ की, यह अवस्था, ये अवस्था आपकी क्या है? ठोस से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? द्रव अवस्था में क्या होता है? पदार्थ का आयतन जो है, पदार्थ का आयतन, आयतन आपको समझ रहे होंगे। आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। ठीक है। और आकार कैसा होता है इसका? आकार अनिश्चित होता है। कैसे? देखिए आपने मान लीजिए एक गिलास में वाटर लिया है, ठीक है, इसको हमने फिल कर दिया, भर दिया इसको यहाँ तक। भरने के बाद हमने देखा कि इसके अंदर जो 100 ml जल आ चुका है। ठीक है। इस 100 ml जल को जो हम क्या करते हैं, किसी कटोरी में रख देते हैं। तो यहाँ जाके, यहाँ इसका शेप था गिलास की तरह और यहाँ जाके शेप कैसा हो गया? कटोरी की तरह। लेकिन यहाँ इसका जो आयतन है वो भी कितना रहा? 100 ml ही रहा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि द्रव जो आपका है, या कह सकते हैं द्रव अवस्था जो है पदार्थ की, पदार्थ का इसमें क्या होता है? आयतन। आयतन कैसा है? निश्चित रहेगा। लेकिन आकार कैसा रहेगा? अनिश्चित रहेगा। इसी कारण ये गैस गिलास के जैसे था पहले, अभी किस आकार में हो गया? कटोरी के आकार में हो चुका है। तो आपको समझना है पदार्थ की वह अवस्था, द्रव अवस्था क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। दूसरा हम देखेंगे इसका पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, अब आपको पता है कि द्रव के अणुओं का आयतन जो होता है वो कैसा है? निश्चित है। लेकिन आकार क्या है? अनिश्चित है। अब आकार क्यों अनिश्चित है? क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच, द्रव के जो अणु है, ठीक है, द्रव के अणुओं के बीच रिक्त स्थान
ठोस की अपेक्षा में कैसा होता है, अधिक होता है। द्रव के अणुओं के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, और अधिक होगा तो क्या होंगे, वो आसानी से गति कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे इसका, गर्म करने पर, तो स्वाभाविक सी बात है, गर्म करने पर क्या हो जाएंगे, इनमें भी प्रसार हो, गर्म करने पर इनमें प्रसार होता है, ठीक है। संपीडितता देखेंगे, तो संपीडितता का जो गुण है, मतलब इसमें बल लगाने पर इसकी स्थिति परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, ये संपीड होते हैं। ठोस की अपेक्षा मतलब बहुत अधिक संपीड नहीं होते हैं, लेकिन ठोस की अपेक्षा में, ठोस की अपेक्षा अधिक संपीड होते हैं, ठोस की अपेक्षा अधिक संपीड होते हैं। लास्ट पॉइंट इसका है, संपीडता भी हम देख चुके हैं। अब द्रव में पढ़ना हमें लास्ट पॉइंट, गर्म करने पर आपको पता है क्या हो जाएगा, इसमें प्रसार हो जाएगा। घनत्व तो देखेंगे, तो द्रव का जो घनत्व होगा, आप देखिए ठोस का घनत्व आपको पता है सबसे अधिक होता है, और द्रव का घनत्व जो आपका है, द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा क्या होगा, ठोस की अपेक्षा कम तथा ठोस की अपेक्षा कम रहेगा, ठीक है। द्रव का जो घनत्व है ठोस की अपेक्षा कैसा होता है, कम होता है, तथा गैस की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा कैसा होता है, कम होता है। इस चीज को यहां लिखे दे, शायद नहीं आ रहा होगा ये। पांचवा पॉइंट, द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है। द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा दो हो चुके हैं आपकी, दो अवस्थाएं, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था। इसको भी आप कॉपी पेस्ट कर लियो, भी करना है आपको, फोटो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और इसको आप लिख भी सकते हैं, तो चाहे तो इस वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसको देखेंगे तीसरी अवस्था, गैस अवस्था। आपने दो अवस्था पढ़ ली है, तीसरी अवस्था इन्हीं से मिलती जुलती है। देखते हैं क्या है इसमें। देखिए दो अवस्थाएं देख चुके हो आप, एक अवस्था में क्या है, पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित है, दूसरे में आकार जो आपका है वो अनिश्चित है और आयतन कैसा है, निश्चित है। तीसरी अवस्था जो आपकी है गैस अवस्था। गैस अवस्था में देखेंगे कि गैस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, और इनके अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। इसलिए गैस अवस्था में इनका आकार, गैस अवस्था में आकार व आयतन, गैस अवस्था में आकार व आयतन दोनों कैसे होते हैं। देखिए ध्यान रखिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। गैस अवस्था में आकार व आयतन दोनों कैसे होते हैं, अनिश्चित। जी हाँ, ना तो गैस का आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, नहीं, दोनों कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। कैसे, अगर आप मान लीजिए कोई अगरबत्ती लाएंगे, उसको जला के किसी कमरे के कोने में रख देंगे और कुछ समय बाद देखेंगे तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी। क्यों, क्योंकि गैस के अणुओं का ना तो आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, और गैस के जो अणु होते हैं उनमें गति जो है अधिक होती है, इसी कारण वो चारों दिशाओं में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। दूसरा पॉइंट रहेगा इसमें गैस का, गर्म करने पर। जी हाँ, गर्म करने पर जैसे आपका सभी में प्रसार होगा ठोस द्रव गैस, तो गर्म करने पर इनमें प्रसार होता है। गर्म करने पर क्या होता है, इनमें प्रसार होता है। तीसरा पॉइंट है आपका गैस अवस्था का। गैस आपने देखा होगा गुब्बारों में जब गैस भरी जाती है तो क्या होता है, अगर उसमें गैस भरी हो उसके ऊपर बल लगाते हैं तो उसकी स्थिति कुछ समय के लिए बदल जाती है, और बल हटा लेते हैं तो वह स्थिति पुनः पूर्वावस्था में वापस लौट आती है। इसका मतलब है इसमें यह है, इस अवस्था में संपीडिता, संपीडिता आपको पहले ही बता चुके हैं क्या है। तो इस अवस्था में संपीडिता कैसी होती है, इस अवस्था में संपीडिता सबसे अधिक होती है। इस अवस्था में संपीडिता कैसी होती है, सबसे अधिक होती है। इसके आगे देखेंगे आप लोग, 3 पॉइंट हो चुके हैं आपके। गैस अवस्था में आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, गर्म करने पर इनमें प्रसार होता है। इस अवस्था में संपीडिता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अगला पॉइंट इसका लास्ट रहेगा आपका, इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा। आप देखते हो कि गैस जो होती है बहुत जल्दी वातावरण में क्या हो जाती है, फैल जाती है। क्यों, क्योंकि इनके अणुओं की
इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, इसलिए जैसे ही हम इसे वातावरण में रखते हैं तो तुरंत क्या हो जाते हैं, ये फैल जाते हैं, चारों दिशाओं में घूमने लगते हैं। नेक्स्ट और इसका आखिरी पॉइंट रहेगा गैस के अणुओं का घनत्व हो गया, प्रसारण हो चुका है, ठीक है। इसका घनत्व क्या रहेगा, घनत्व नहीं हुआ, ठीक है। लास्ट पॉइंट में देखेंगे इसका गैस का घनत्व। तो इसका पॉइंट नंबर 5, गैस का घनत्व जो आपका, देखिए आपको पता है, मैंने बता दिया था घनत्व क्या है, किसी एकांक आयतन में ऊपर चले अणुओं की संख्या है। तो यहाँ हम देखेंगे कि निश्चित, अगर हम बराबर करेंगे एक निश्चित आयतन में, उतने ही आयतन में गैस को लेंगे, ठोस को लेंगे और द्रव को लेंगे, तो गैस के आयतन उसमें क्या होंगे, सबसे कम मात्रा में रहेंगे, इसलिए गैस का जो घनत्व होता है वो कैसा होता है, सबसे कम रहता है। गैस का घनत्व कैसा होता है, सबसे कम होता है। इस तरीके से आपकी तीनों अवस्थाएं कंप्लीट होंगी, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा 2 अतिरिक्त अवस्थाएं हैं, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसनेट। तो आपके कुल मिला के 5 अवस्थाएं, लेकिन आपको मुख्य 3 अवस्थाओं का ही अध्ययन करना है। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।